बॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन आज आपके सामने रॉन्गटन मूवी की हम कहानी लेकर के आए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रिची और हेली को, जो जंगल में पहाड़ों के बीच क्लाइंबिंग करते हुए दिखाई देते हैं। रिची पहले पहाड़ पर चढ़ जाता है, वो खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हेली का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। हेली किसी तरीके से अपने आप को संभालती है। हेली रिची का नाम पुकारने लगती है, मगर रिची कोई जवाब नहीं देता। तभी हम पहाड़ के ऊपर से देखते हैं कि रिची को किसी ने मार करके उसे नीचे की तरफ फेंक दिया। हेली इससे पहले कि कुछ समझ पाती, तभी हम देखते हैं कि कोई हेली के रस्सी को ऊपर की तरफ बड़ी ही तेज़ी से खींच रहा होता है। हेली डर के मारे जल्दी से रस्सी को काटने लगती है, मगर वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और वह भी नीचे गिर जाती है। हेली बहुत दुखी होती है क्योंकि वह रिची से प्यार करती थी। रिची की लाश उसी की नज़रों के सामने पड़ा हुआ था। मगर तभी हम देखते हैं कि जंगलों में पेड़ों के बीच से कोई आवाज़ आती है। हेली जो कि कार की तरफ भागने की कोशिश करती है, तभी एक कटीली तार उसके पैरों में लग करके गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे पीछे से खींचता हुआ उसे जंगलों में ले जाता है। हमें इस इलाके के बारे में बताया जाता है कि यहाँ काफ़ी समय से बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, जिनका कोई भी आज तक पता नहीं चला। तभी हम देखते हैं कि एक सड़क से कार गुजर रही होती है। उसमें कैरिस बैठा होता है, जो इंटरव्यू के लिए शहर जा रहा था, मगर वह ट्रैफिक में फंस जाता है। वे कार से उतर करके जा करके एक ड्राइवर से पूछता है कि ये ट्रैफिक कब तक खाली होगी, मगर वह ट्रक ड्राइवर कहता है कि आगे एक ट्रक पलट चुकी है, जिसके कारण इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। कैरिस को जल्द से जल्द शहर पहुंचना था, इसलिए वह कार मोड़ करके एक गैस स्टेशन की तरफ चला जाता है। गैस स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ काफ़ी कारें खड़ी है। वो उसे एक फ़ोन दिखाई देता है। वो फ़ोन से जा कर के कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि वो फ़ोन ख़राब पड़ा है। तभी वो स्टेशन मास्टर से पूछता है कि क्या कोई और फ़ोन है उसके पास, लेकिन स्टेशन मास्टर साफ मना कर देता है। तभी कैरिस मैप में जा कर के देखता है कि एक जंगलों के बीच से सड़क जा रही होती है। वो स्टेशन मास्टर से पूछता है कि ये सड़क कौन सी है। स्टेशन मास्टर उसको बताता है कि ये कच्ची सड़क है, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मगर कैरिस को जल्दी ही शहर जाना था, क्योंकि उसका इंटरव्यू था, इसलिए कैरिस वहाँ से निकल जाता है। कैरिस आगे बढ़ ही रहा था कि उसे जंगल के बीचों बीच एक हिरण मरा हुआ दिखाई देता है। वो हिरण को देखने के चक्कर में सड़क से अपना ध्यान हटा देता है, जिसके कारण सामने खड़ी एक गाड़ी में ज़ोरदार टक्कर होती है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। कैरिस घबरा करके गाड़ी से बाहर निकलता है और वह यह सोचता किसी को चोट ना लगी हो। तभी हम जैसी और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि वो भी शहर जा रहे थे, मगर किसी ने कटीली तारें रास्ते पर बिछा करके उनकी भी गाड़ी को ख़राब कर दिया। वे चारों सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी जैसी कहती है कि वहाँ पास ही में एक गैस स्टेशन है, हम वहाँ जा कर के कॉल कर सकते हैं। लेकिन एवान और फ्रेंसिन गाड़ी की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। कैरिस और जैसी जब रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वह एक मरे हुए नेवले को देखते हैं, जिससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और उसकी लाश भी सड़ रही थी। कैरिस सभी को आगे बढ़ने का कहता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फ्रेंसिन और एवान गाड़ी में सामान चेक कर रहे हैं। तभी एवान को जंगलों में से कुछ हलचल की महसूस होती है। फ्रेंसी एवान को आवाज़ लगा करके पुकारती है, मगर एवान का जवाब नहीं मिलता। तभी वह जंगल की तरफ जाती है और उसे एवान का जूता वहाँ दिखाई देता है। वो इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसे एवान का कान वहीं पे पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि शरीर से कटा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी कोई पीछे से आकर के उसके मुंह में कटीली तारें फंसा करके बहुत ही दर्दनाक उसे मार देता है। तभी हम उन चारों को देखते हैं, जो चलते चलते एक घर की तरफ आ जाते हैं। कैरिस उन्हें कहता है कि हमें अंदर जा कर के देखना चाहिए। तभी कैरिस आवाज़ लगाता है, मगर कोई भी जवाब घर के अंदर से नहीं आता। उन चारों को जंगल से निकलना था, इसलिए वह उस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाकर के वो ऐसा लगता है जैसे कि उस घर की हज़ारों सालों से सफाई नहीं की गई है। के अंदर टेबल पर
मांस कटे हुए रखे हुए थे। वहीं वो चारों अंदर फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जैसी देखती है कि वहाँ काफ़ी गाड़ियों की चाबी रखी हुई है और वहीं पर एक कटीली तार भी रखी हुई थी। वो तुरंत समझ जाती है कि जिससे इनकी गाड़ी ख़राब हुई है वो यही कटीली तारें थी। वे चारों समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ना कोई दानव रहता है। इससे पहले कि वे घर से बाहर निकल पाते तभी वे देखते हैं कि कोई गाड़ी लेकर के उनकी तरफ आ रहा है। वे चारों पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा बंद होता है, इसलिए वे घर के अंदर ही छुप जाते हैं। तभी घर के अंदर कोई आता है और फ्रेंसिन की लाश को उनके सामने गिरा देता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। जेसी बहुत कोशिशों के बाद खुद को संभाल पाती है। तभी हम तीनों आदमखोरों को देखते हैं जो एवान के शरीर को काट रहे थे। सभी बिना आवाज़ किए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह आदमखोर सो चुके थे। वह चुपचाप निकल ही रहे थे कि तभी एक आदमखोर जग जाता है और कैरिस सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन उसके पीछे वो तीनों भी लग जाते हैं। वह अभी सोच ही रहा होता है कि हम वही तीनों आदमखोरों को देखते हैं जो कि उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ चुके थे। कैरिस उनका ध्यान खींचने के लिए भागने लगता है। वहीं कैरिस को एक गोली लग जाती है। कैरिस उन तीनों से कहता है कि जाओ तुम लोग यहाँ से निकलो, लेकिन स्कॉट भी उनका ध्यान खींचने के लिए उसे दूसरी तरफ भगाने लगता है। तभी वो दोनों लड़कियाँ आकर के कैरिस को उठाती है और गाड़ी लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। वो सभी स्क्वाड का इंतज़ार करते हुए गाड़ी को लेकर के निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने स्क्वाड खड़ा दिखाई देता है। वो तीनों स्क्वाड को गाड़ी के अंदर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तीर आकर के स्क्वाड को मार देती है। वे तीनों बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी एक कीचड़ में फंस जाती है। गाड़ी फंसने के कारण वो तीनों सुबह से शाम तक पैदल ही चल रहे होते हैं। तभी वे आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे एक वॉच टावर है। वो सभी वॉच टावर के ऊपर चले जाते हैं और फ़ोन की तलाश करते हैं, मगर कोई भी वहाँ पे फ़ोन नहीं होता है। वहाँ सिर्फ एक रेडियो मिलता है जिसका भी सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। सिग्नल की तलाश कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी रेडियो का सिग्नल अचानक से बहुत ही तेज़ साउंड करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर के तीनों आदमखोर उनकी तरफ आने लगते हैं। जैसी रेडियो पे खड़े व्यक्ति को बताती है कि हमें बचा लीजिए, हमारे पीछे 3 आदमखोर लगे हुए हैं, लेकिन वो आदमी सही तरीके से सुन नहीं पाता है। कैरिस बार बार कहती है कि उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है, उनके दोस्तों को भी मार दिया। तभी एक आदमखोर रेडियो की तार को बहुत ही ज़ोर से नीचे खींच देता है और पूरे के वॉच टावर पे आग लगा देता है। तीनों को बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वॉच टावर से सीधे पेड़ के ऊपर कूदेंगे, क्योंकि पेड़ उनसे ज़्यादा दूरी पर नहीं था। वो तीनों पेड़ के ऊपर कूद करके वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कैरिस और जेसी वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तीसरी लड़की वहाँ पर डर रही होती है, जिसकी वजह से आदमखोर वहीं आ जाता है और उसे भी मार देता है। ये सीन बहुत ही खतरनाक होता है कि कैरिस और जेसी एक झरने के पीछे छुप करके उन आदमखोरों से बच जाते हैं। सुबह होती है और वो दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक सड़क से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। कैरिस नीचे पुलिस वाले के पास जाकर के कहता है कि उसे बचा लीजिए। इससे पहले कि पुलिस वाला कुछ समझ पाता, पुलिस वाले को भी वो मार देता है। आदमखोर पुलिस वाले की गाड़ी लेकर के जा ही रहा होता है। कैरिस जेसी को बचाने के लिए उस आदमखोर की गाड़ी के नीचे छुप करके उस आदमखोर के घर पे जाता है। तीनों आदमखोर जेसी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी कैरिस वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी लेकर के सीधे घर के अंदर आ जाता है और जेसी को छुड़ाने लगता है। तभी उनमें से तीनों से उसकी हाथापाई हो जाती है। वही वे तीनों कैरिस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी जेसी एक तीर उसके सर में सीधा मार देती है और कैरिस उन तीनों को मारने लगता है। तभी वह घर के बाहर आग लगा करके चला आता है। वहीं पुलिस वाले की गाड़ी सामने खड़ी दिखाई देती है, जिसके पेट्रोल के टैंक पे गोली मार करके उन तीनों को मार देता है और वह दोनों उन्हीं की गाड़ी लेकर के गैस स्टेशन पे चले जाते हैं और उस मैप को वहाँ से फाड़ देते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी समाप्त होती है।
आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।